Hi everybody. Hi Kushal. Can you hear me? Everyone. Good evening. Hi everyone. Hi Puneet. Hi Kushal. Hi, hi Ashish and R कौन है? This is Rahul. राहुलिया. Hi Rahul. Hi Kushal. Hi. Okay. I think Nishant has not joined yet. Let me check with him. Okay. So today is our first class. So आज हम basically थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं. आई होप पाइथन आप लोगों की सबकी क्लियर है कि नहीं है. पाइथन को रिवाइज कराने की जरूरत पड़ेगी मुझे. I think yes. Yes, sir. ओके. सो वी नीड टू रिवाइज पाइथन. सो हम पाइथन के बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे. और तो जैसे हमारा जो कंटेंट प्लान है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ है. जो हमने यहाँ पे कंटेंट प्लान किया था, तो आपका पूरा कोड बेस्ड एआई एजेंट सिस्टम बनेगा. तो उसमें सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 में हम जो एजेंटिक जो एआई डेवलपर्स के लिए बेसिकली जो जिस पाइथन की ज़रूरत होती है, वो हम पाइथन कवर करेंगे. तो उसमें पाइथन फंडामेंटल्स की जो चीज़ें हैं वो एक क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे. देन आफ्टर दैट विल कवर अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये सेशन खत्म होने के बाद फिर हम यहाँ पे कौन कौन सी एपीआईज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो एपीआई एंड डेटा हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के एपीआईज हैं, इन्वायरमेंट है, गिटहब से वर्जन कंट्रोल है. ये हम सारी चीज़ें कैसे करेंगे. फिर हम आएंगे अपने कोर एआई पार्ट पे. अभी तो जो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट है वो फेज 1 है, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग एंड फाउंडेशन पे काम करेंगे. After that will come on the second part, that is going to be AI and LLM foundation. So इसमें हमारा AI और LLM क्या होता है, और ML और डीप लर्निंग के बीच में कंपैरिजन क्या क्या होता है. देन हम टोकन कैसे पास करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो 4 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो हम डिस्कस करेंगे. Then finally we'll discuss about how to call the LLM API, और अपना एक छोटा सा LLM भी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे. आफ्टर दैट we'll dive into the embedding and RAG system की आपका embedding, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे FAS और वेक्टर डीबी वगैरह है, क्रोमा डीबी है, इन सब पे कैसे काम होता है और कैसे ये आपके इनपुट को एक्सेप्ट करके उसको आगे कैसे प्रोसेस करने का काम करते हैं. सो उसमें हम ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे. देन देर विल बी एजेंटिक एआई कोर. सो जिसमें हम तो ये यहाँ तक जो हमारा पूरा जो पार्ट है, ये जो थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल है, इसमें हम बेसिकली एलएलएम के अराउंड सारे डिस्कशन करेंगे कि एलएलएम हमारा कैसे काम करता है. जब हम एलएलएम को कोई क्वेरी देते हैं तो वो एलएलएम उसको कैसे प्रोसेस करता है, और कैसे हम उसमें अपने आउटपुट्स को रिफाइन कर सकते हैं. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंड यहाँ पे डेटा का चंकिंग साइज हम कैसे डिसाइड करते हैं, अलग अलग चंक्स में डेटा को हम कैसे प्रोसेस करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें यहाँ पे देखेंगे. और लेट्स से अगर हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या एक ही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज से हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको कैसे प्रोसेस करके देखेंगे. सो दोज विल बी एम्बेडिंग एंड रैग सेशंस. देन इसके बाद हमारा आ जाएगा कोर एजेंट क्रिएशन. सो इसमें थर्ड फेज में हम डिस्कस करेंगे कि आप एजेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो. तो उसमें व्हाट इज एजेंट, फिर एजेंट और चैटबॉट में डिफरेंस क्या होता है. देन हम इसके एग्जीक्यूशन को कैसे प्लान कर सकते हैं, वर्क फ्लो कैसे डिजाइन करते हैं, कौन कौन से टूल हम इसमें यूज करेंगे, और टूल्स को हम आपस में इंटीग्रेट कैसे करेंगे. बिकॉज एजेंट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योर इनपुट, देन प्रोसेसिंग इट एंड वर्किंग इट ऑन द मेमोरी पार्ट, एंड देन फाइनली हम उनको आपस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उस पे हम डिस्कस करेंगे. एंड देन
फेज 4 में हम यहाँ पे करेंगे कि हम कोडिंग एआई एजेंट। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं फेज 3 में, दीज विल बी द नॉन कोड एजेंट। तो इसमें 4 से 5 हम एग्जाम्पल यहाँ पे भी करेंगे कि कैसे आप अपने ईमेल के वर्क को या गूगल ड्राइव के वर्क को या आप जैसे कुछ जनरल पोस्ट है तो सोशल मीडिया के लिए आप अपने एजेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड सोशल मीडिया एजेंट्स के बाद फिर हम जो जैसे लिंक्डइन पे पोस्टिंग एजेंट होता है या यूट्यूब क्रिएशन एजेंट होता है जो आपके लिए यूट्यूब के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपके लिए वीडियोस भी जनरेट करके और उसको अपलोड करने का भी काम करेगा ऑन अ स्केड्यूल्ड टाइम। तो वो ऐसे हम 3-4 यहाँ पे हम एजेंट्स क्रिएट करेंगे जो जिससे आपको नो कोड एजेंट्स यहाँ पे जानने को मिलेंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कोड बेस। सो कोड बेस पे हम यहाँ पे मेन जो चीज होती है हमारे पास लैंग चेन। सो लैंग चेन के फंडामेंटल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चेन्स कैसे प्रोसेस होती है, मेमोरी कैसे वर्क करती है, कैसे हम मेमोरी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो एजेंट्स में ज्यादा सबसे ज्यादा इस समय मेमोरी पे काम कर रही हैं कि जैसे आपके पास चैट जीपीटी होता है या यू हैव क्लॉड एआई है। तो इसमें जो एक मेमोरी पोर्शन होता है, वो मेमोरी पोर्शन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसकी वजह से वो अपने पुराने कन्वर्सेशन को भी ध्यान में रख पाती है। लेकिन एजेंट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास कंपैरेटिवली जो मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी चैट बॉट पे आपने पहले चैट में अपना नाम बताया, राइट, और अगर आपकी उसकी जो मेमोरी है लगभग 25 चैट्स की मेमोरी है, तो अगर आप उसके बाद अगर आप लेट से 2 से 3 दिन बाद आप उसके बाद इंटरेक्ट करते हो तो शायद 35 से 40वां अगर आप वहाँ पे कन्वर्सेशन करने जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप उससे अपना नाम पूछोगे तो शायद वो आपका नाम भूल चुका होगा क्योंकि मेमोरी की लिमिट एक्सपायर हो चुकी होगी। तो मेमोरी आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एजेंट के लिए, एंड एवरी कंपनी इज वर्किंग बिहाइंड दिस कि हाउ टू इंक्रीज द मेमोरी ऑफ द एजेंट्स। सो नो कोड एजेंट में ये बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन कोडिंग एजेंट में हम मेमोरी पे काम करके और मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो और इसके लिए हम कुछ हैंड्स ऑन के लिए हम कैलकुलेटर टूल है, वेब सर्च टूल है, ये सारे टूल जनरेट करेंगे। देन इसके बाद मल्टी एजेंट सिस्टम का मॉड्यूल आएगा। तो मल्टी एजेंट सिस्टम में हम अलग अलग काम को के लिए अलग अलग एजेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब उन एजेंट्स को आपस में हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे कि एक टास्क सपोज हमने एक एजेंट से असाइन किया, वो टास्क दूसरे एजेंट को हमने पास किया, दूसरे दूसरे से फिर तीसरे एजेंट को पास किया, या कुछ ऐसा हुआ कि सीक्वेंस में तीन से चार एजेंट हैं। अब जो पहले एजेंट ने जो आंसर जनरेट किया, कभी कभी हो सकता है कि उसने ऐसा पूरा आंसर जनरेट कर दिया जो जिसकी वजह से आपको सेकंड एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको उस डेटा को डायरेक्टली थर्ड एजेंट पे पास करना है। तो वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम मल्टी एजेंट सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग रोल के बेस पे, अलग अलग टास्क के बेस पे हम यहाँ पे रोल बेस्ड एजेंट, टास्क डेलीगेशन एजेंट, इस तरीके के सारे कोलैबोरेशन को हम यहाँ पे डेवलप करके और हम डालेंगे। और इसके बाद फिर रिसर्चर एजेंट और आपका जो राइटर एजेंट होता है, देन रिव्यूअर एजेंट है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एजेंट की एडवांस कैपेबिलिटीज को डिजाइन करना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन वेक्टर मेमोरी है, अलग अलग टूल्स के एपीआई के जो इंटीग्रेशन है कि अलग अलग एपीआई को आप यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। एंड देन फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लाउड को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो एआई से रिलेटेड क्लाउड है, एजेंटिक एआई से रिलेटेड क्लाउड, वैसे तो क्लाउड अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन जो एजेंटिक एआई से रिलेटेड क्लाउड है तो उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्लाउड वाला पार्ट है कि क्लाउड में कैसे हम, तो क्लाउड क्या होता है पहले तो बेसिकली अभी 1-2 सेशन में तो हमें यही जानने में जाएगा कि क्लाउड बेसिकली क्या होता है और क्लाउड कैसे काम करता है और क्लाउड की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद हम डॉकर फाइल, डॉकर्स को कैसे हम यहाँ पे
कंटेनर के थ्रू हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे आप आपके जो अपने क्रिएट किए हुए एजेंट हैं उनको आप कैसे अलग अलग लेवल पे जाके यूज भी कर सकते हो। एंड देन फाइनली इन लास्ट फेज, लास्ट 2 phases विल डू द प्रैक्टिस की कैसे जितने भी हमने अपने एजेंट बनाए हैं इनको हम प्रोडक्शन रेडी बना सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, आप अलग अलग स्ट्रेटेजी से अलग अलग टाइप के डिफरेंट लेवल पे एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। देन फिर आप अपने टोकन्स को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, या प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस वगैरह पे हम काम करेंगे, और यूजर इंटरफेस लेयर, एंड लास्ट में हमारा ये प्रोजेक्ट होगा। ओके, इसमें जितना भी अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इतने क्वेश्चन कोई डाउट है? या कुशल, सो इसमें हम टूल्स और फ्रेमवर्क्स क्या क्या कवर करेंगे? जैसे फ्रेमवर्क्स कई होते हैं, जैसे हगिंग फेस है, ठीक है, लामा है, लैंगचेन तो है। यहाँ पे जो जो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Na10 से, जहाँ पे हम अपने बेसिक वर्कफ्लो करना करना स्टार्ट करेंगे। पहले पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे और उससे रिलेटेड चीजें करेंगे। उसके बाद जब हम अपना पहला एजेंट जो नो के कोड एजेंट है वो हम क्रिएट करेंगे Na10 पे, राइट। Na10 के साथ में जब Na10 पे काम करेंगे तो Na10 के साथ में काम करने के लिए, जैसे अगर हमें जो बेसिकली डेटाबेस वगैरह हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए यहाँ पे सुपरबेस को यूज करेंगे। फिर इसके बाद एक हमारे पास है वर्कफ्रेम लवेबल लवेबल डॉट AI, इसको हम यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम यहाँ पे जो अलग ये स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? नहीं, अभी तो करिकुलम ही दिख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट मैं समझ गया। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, सो वो स्क्रीन दिख रही है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो यहाँ पे जो हम एजेंट बेसिकली क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, Na10 से स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, बिल्कुल कि कैसे हम नो कोड एजेंट्स क्रिएट करते हैं। उसमें जो हमारे पास हेल्पफुल होंगे उसमें सुपरबेस होगा, लवेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे जो इसके इसमें जो हमारे पास AI यूज होंगे, इसमें हमारे पास ओपन AI एंड ओपन AI को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देन इसके बाद फिर हम यहाँ पे लैंग चेन यूज करेंगे। लैंग चेन के बाद फिर हम यहाँ पे जो टूल्स यूज करेंगे, इसमें हगिंग फेस होगा, हगिंग फेस फॉर द वेक्टराइजेशन। एंड देन इसमें आपका जो आएगा प्रोमेथस होगा, एक प्रोमेथस का टूल है, प्रोमेथस। देन आपका आएगा इसमें ग्राफाना, एक ये भी एजेंट आएगा। लेट मी सी और क्या क्या चीजें होंगी। सो इसमें फास्ट API हम इंक्लूड करेंगे। फास्ट API के साथ में जो हमारा है क्रू AI, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन क्रोमा DB, इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड देन स्ट्रीमलाइट या गार्डियो, इन दोनों में से एक हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्ट्रीमलाइट एंड गार्डियो। एंड देन इसमें आता है कर्सर AI। कर्सर बहुत बहुत यूज होता है। कर्सर AI को हम यहाँ पे देखेंगे।
एंड कर्सर एआई के बाद मोस्टली, हाँ मोस्टली ये जो टूल होंगे ये हम सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। सो क्वेश्चन इसमें जो ये है हमारा जो क्रू एआई है और कर्सर एआई है, ये तो शायद पेड है ना, ये ओपन सोर्स तो नहीं है? नहीं, ये ओपन सोर्स नहीं है। इसमें मतलब कुछ टाइम के लिए आपको कुछ इसमें पॉइंट्स मिलते हैं क्रू में और ठीक कर्सर एआई में, तो आप ठीक उनको कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो, बाद में फिर ठीक है। आपको इसको पेड यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन, आप एक बार जरा उस पे जाएंगे वापस करिकुलम पे, तो एक क्वेरी था बस मेरा। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। अ, अभी आया नहीं स्क्रीन। हाँ, तो इसमें जो आपका फेज 3 था, फेज 3 पे जाएंगे एक बार, जहाँ पे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग था। हाँ तो इसमें आपने बोला इसमें हमारा है कि पहले हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एम्बेडिंग करेंगे, शायद इससे ऊपर था, सॉरी मॉडल 3 था, वो फेज नहीं था। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसमें यहाँ पे है, और ये आपका मॉडल इसमें, हाँ मॉड्यूल 3 में हाँ, यहाँ पे। तो हम पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एम्बेडिंग कर रहे हैं। तो बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एम्बेडिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो इनको अलग अलग करेंगे या एक साथ करेंगे, कैसे करेंगे? अब पहले हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली ये है कि प्रॉम्प्ट को लिखने का तरीका क्या है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट ठीक है। इंजीनियरिंग में हम वहाँ पे जो बेसिक लेवल के प्रॉम्प्ट हैं, एडवांस लेवल के प्रॉम्प्ट हैं, और प्रॉम्प्ट्स को चेंज करके कैसे हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम बेटर तरीके से प्रॉम्प्ट को डिजाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट उसको हम एम्बेडिंग के थ्रू कैसे जनरेट कर, कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। और इसमें फाइन ट्यूनिंग वगैरह जैसे पीएफटी वगैरह होता है, लारा क्यूएल एरे, ये फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स वगैरह नहीं यूज करेंगे? हाँ, फाइन। जब यहाँ पे हम प्रोडक्शन रेडी वाले पार्ट में जाएंगे, तो हम यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे जो आपकी एरर हैंडलिंग है, रिट्राई स्ट्रेटेजीज, रेटिंग डेट लिमिट, गार्ड रेस है, देन प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने जो यूजर इंटरफेस लेयर है वहाँ पे हम कैसे बेटर तरीके से हम अपने आउटपुट को फाइन बना सकते हैं। ओके, ओके। और अ, जैसे हमारी विनीत से बात हुई थी रिलेटेड टू द क्लाउड, कि क्लाउड की जो भी जैसे सर्विसेज वगैरह यूज कर हाँ सकते हैं, जैसे जेन एआई के लिए बेडरॉक वगैरह, तो वो सब हाँ प्रॉपरली यूज करेंगे, राइट? सो आई मीन प्रैक्टिकल वाइज, बिकॉज हमारा जो पहले जो करिकुलम था वो क्लाउड प्लस एजेंटिक एआई था। अब उन्होंने पूरा ही क्लाउड में मर्ज कर दिया है, तो क्लाउड के जो सारी सर्विसेज वगैरह हैं वो हम कैसे यूज करेंगे, राइट? क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उस पे अभी इनसे मुझे इसमें डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बेडरॉक वगैरह है उसके लिए हमें पेड एक्सेस लेना पड़ता है। वो हम देखेंगे कि कैसे हम वो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वहाँ पे। उसमें कुछ लैब का ऑप्शन हमें इनेबल करना पड़ेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि बेडरॉक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि बेडरॉक मैं अपने ऑफिस पे तो यूज करता ही हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे तो हमें पेड वर्जन मिल जाता है, लेकिन जो स्टडी पर्पज से जो ये हमें देखना है, उसमें थोड़ा हमें देखना होगा कि हम बेडरॉक को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। बेडरूम का राइट। क्वेश्चन वही ट्रायल वर्जन मिल जाता है आई थिंक फॉर 14 days, क्योंकि मैंने अपने हम्म। ऑफिस में एक पीओसी किया था, तो उसमें बेडरूम का ट्रायल वर्जन आपको मिल जाता है फॉर 14 days। तो वो जब हम ओके। वहाँ पे क्लाउड का जब करेंगे, तो आई थिंक वो सब अपना अकाउंट पर्सनल पे बना के और 14 days का वो वर्जन यूज कर सकते हैं। नहीं, अमेजोन के जो बेसिक पैकेजेस हैं वो तो लगभग अमेजोन फ्री ऑफ कॉस्ट 120 डेज का एक्सेस देता है। जो बेसिक पैकेजेस है जी। वहाँ पे 120 डेज का तो अमेजोन एक्सेस डायरेक्ट देता है। बाकी के लिए हमें देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो स्टार्टिंग में हमने सोचा था ना वो क्लाउड प्लस एजेंटिक एआई सोचा था, तो क्लाउड की जो भी सर्विसेज हैं वो हम हाँ, क्लाउड की जो एजेंटिक एआई से रिलेटेड सर्विसेज है वो हम सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी।
ठीक है, हाँ, ठीक है। एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम सारी कवर करेंगे। तो उसमें आपका कंटेनराइजेशन है, डॉकर है, वर्क आपकी मशीन्स कैसे काम करती हैं, एंड आप उसको अपने जो एजेंट है उसको कैसे डिप्लॉय करोगे, कैसे डेटा वो डिफरेंट काइंड बकेट से उठाएगा, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और इसमें लाइक फ्रॉम आर आर एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर जो हमें इंस्टॉल करने होंगे, लाइक टूल्स या डेटाबेस जो अब भी करने होंगे, इफ यू कैन जस्ट मैं वन बाय वन बताता जाऊंगा। तो इसमें आपको जैसे N8N है, ये तो अब N8N है, सुपरबेस है, लवेबल है, ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन ही काम करते हैं। अब जो एडवांस आएंगे, जैसे क्रियो एआई है और कर्सर एआई है, फास्ट एपीआई है, इन सबके इन्वायरमेंट सेट करने पड़ते हैं। तो वो नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। उनका कॉन्फ़िगरेशन मैं खुद से कराऊंगा आपको कि कैसे आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो उस टाइम पे वो सारी चीजें हम कवर वो करेंगे। जैसे जैसे हम उस स्टेज पे पहुंचते रहेंगे तो उसको करते रहेंगे। हाँ, जैसे जैसे वहां पहुंचे जाएंगे, क्योंकि पहले से इंस्टॉल कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे सबके ट्रायल वर्जन होते हैं, और ट्रायल वर्जन में फिर क्या होता है कि एक लिमिट होती है, और लिमिट अगर हम वहां तक पहुंचे नहीं, क्योंकि इस पूरे ट्रांजिशन में हमें लगभग 6 से 7 महीने टाइम लगेगा। हम वीकेंड सेटअप पे कर रहे हैं तो हमें लगभग 6 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम उनको इंस्टॉल करते जाएंगे। अब जैसे N8N है, तो N8N का एक जो कॉमन एक्सेस है वो ये मेरे पास लिया हुआ है। तो जब वो आएगा तो मैं आपको लगभग 2 महीने के लिए उसका आपको एक्सेस प्रोवाइड कराऊंगा। राइट ना, उसमें आपका अपना एक लिंक बनेगा, उस लिंक के थ्रू आप उसको एक्सेस करोगे, और उसमें जो होस्टिंग होगी वो भी मैं यहाँ उसमें ऑफर करूंगा। सो उसके थ्रू आप N8N पे अपने एजेंट क्रिएट करोगे। अब जैसे N8N काम करता है वैसे ही इसका जो सिमिलर है ये मेक है या जेपियर है। राइट, तो आप एक पे प्रैक्टिस करके इसके बाद मेक पे या जेपियर पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस भी वहां पे कर सकते हो। राइट, सो जैसे 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 चीजें आएंगी, टाइम आएगा, आप उनको ग्रेजुअली हम वो सारी चीजें कवर करते जाएंगे। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? अभी तो नहीं है। ओके, ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक पाइथन और के इसमें एक तो जी जी। प्रोजेक्ट के अलावा हम क्या क्या एजेंट्स डेवलप करेंगे? मैं आपको यहाँ पे बताया ना कि प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पे एजेंट डेवलप करेंगे, तो उसमें सबसे सबसे पहले आपका जो यहाँ पे नॉन कोड एजेंट है, तो यहाँ पे नॉन कोड एजेंट में बेसिकली जैसे ईमेल क्रिएशन एजेंट है, या आपका सोशल मीडिया एक्सपर्ट एजेंट है, या नॉर्मल चैटबॉट आपको क्रिएट करना है, चैट चैट एजेंट क्रिएट करना है, तो चैट एजेंट वगैरह आप कैसे क्रिएट करेंगे N8N पे, उनके उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे नॉन कोड में, तो लगभग 4 से 5 एजेंट तो हम जो नॉन कोड वाले हैं वो हम यहीं पे क्रिएट कर लेंगे। एक मिनट दीजिए, तो मेरे पास एक कॉल आ रही है बार बार। नाइस, Give me a minute. सॉरी। सो ओवरऑल जो यहाँ पे
अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन अपना जो हमारा पाइथन वाला पार्ट है। पाइथन में बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है या मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है? जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ। बेसिक से स्टार्ट करो आप। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कुशल। ओके, सो एनाकोंडा आपने यूज किया हुआ है? एनाकोंडा इंस्टॉल किया है आपने कभी? हाँ, क्योंकि एनाकोंडा में जुपिटर यूज किया है मैंने पाइथन के लिए। हाँ, हम जुपिटर पे ही काम करेंगे। तो एनाकोंडा आप लोगों ने आपके सिस्टम में इंस्टॉल है? सबके सिस्टम में ये या बताऊं मैं? नहीं, ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको जब एनाकोंडा इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आप टाइप करोगे सिंपली एनाकोंडा /डाउनलोड। तो यहाँ पे आपके सिस्टम में आ जाएगा। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे जाओगे। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मैं कई बार कर चुका हूँ, इस वजह से मेरे मेरे लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दिखा देगा। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी होगी। और यहाँ पे आप विंडोज, मैक या लिनक्स जिस पे भी यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप उसको नॉर्मली इंस्टॉल कर लोगे, कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इस तरीके से एनाकोंडा करके यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है एनाकोंडा नेविगेटर, जनरली ये एक ऑप्शन होता है इसको स्टार्ट करने का। सो अगर आप पहली पहली बार अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी सॉफ्टवेयर है। अभी मेरे मेरे सिस्टम में भी 2-4 बार खुलेगा और इसके बाद फिर आएगा। एनाकोंडा का कौन सा वर्जन यूज करना है कुशल में? एनाकोंडा में जो भी आप यहाँ पे आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो भी वो आपको डायरेक्ट दिखाएगा। तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि कौन सा वर्जन करना है। और अगर आप मतलब आपके पास डाउनलोड आप नहीं करना चाहते हो तो आप उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। सो इसमें जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ मैं, वन बाय वन चलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका इन्वायरमेंट ओपन होके आ गया। इस इन्वायरमेंट में आप यहाँ पे ये जुपिटर नोटबुक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस जुपिटर नोटबुक पे जाओगे, आप यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करोगे तो आप इसको लॉन्च पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका ब्राउजर है उस पे ये डायरेक्ट खुल के आ जाएगा। राइट, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्राउजर पे डायरेक्ट खुल के आ गया। अब यहाँ पे ये जो खुल के आया है, ये जो ओपन होके आया है, ये बेसिकली ओपन ये डिफॉल्ट सिस्टम एनवायरनमेंट है। तो डिफॉल्ट सिस्टम एनवायरनमेंट आपका कहाँ होता है? हम यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे सी ड्राइव में मेरे अगर देखें तो यहाँ पे यूजर्स में दिव ये है, और यहाँ पे ये इस जगह पे यहाँ पे खुला हुआ। तो ये लोकेशन है जो डिफॉल्ट सिस्टम लोकेशन है जहाँ पे ये खुला हुआ है। लेकिन अब यहीं पे सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। लेकिन मैं यूजली इस लोकेशन पे प्रोग्राम बनाना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज ये सिस्टम लोकेशन है और इस सिस्टम लोकेशन पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो सारे प्रोग्राम्स मेरे उड़ जाएंगे। सो व्हाट व्हाट रादर आई वुड प्रेफर इज कि हम इसको ऐसे तरीके से खोलें, जैसे जो मेरा अपना फोल्डर है वो मैंने डी ड्राइव में DS टूल्स और पाइथन, मैंने यहाँ पे अपनी सारी पाइथन का पूरा जो साम्राज्य है ये यहाँ पे बसा रखा है। राइट, सो हम अगर इस लोकेशन पे यहाँ पे इसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको यहाँ पे अभी जो हमने ओपन किया है इसको हम बंद कर देते हैं। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके ये लोकल सिस्टम पे ही एक सर्वर क्रिएट कर रहा है। राइट, वो सर्वर क्रिएट होके और यहाँ पे ये जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग शो कर रहा है। सो हम यहाँ से इसको लॉग आउट करते हैं अभी। ठीक है, ये सर्वर यहाँ से लॉग आउट हो गया और अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज किया, हमने क्विट कर दिया, यस। ओके, सो ये बंद हो गया। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे गए, अब यहाँ पे ऑल में जाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
ये क्लिक करने पे यहाँ पे सी ड्राइव यूजर्स एंड व्यू आ गया, और ये वही लोकेशन है अभी जो मेरी डिफॉल्ट लोकेशन थी वो यहाँ पे आ रही है, राइट। अब मुझे पहले अपनी जो मेरी लोकेशन है वहां पे मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे गया d:/cd/ds-tools एंड cd python। तो ये मेरी अपने सिस्टम की लोकेशन है। सो आप मुझे मैंने ये लोकेशन डाली है। आपके अपने सिस्टम की जो भी लोकेशन होगी आप वो डाल सकते हो, राइट। जो डिफॉल्ट लोकेशन आएगी वो तो आएगी ही आएगी। आप अपना फोल्डर अलग से बनाओ और उसकी उस लोकेशन पे आप यहाँ से इस तरीके से जा सकते हो। और अब यहाँ पे आपको टाइप करना है जुपिटर नोटबुक, ओके। सो अब ये देखो, अब ये जो एनवायरनमेंट ओपन होके आया, ये हमारा जुपिटर नोटबुक का एनवायरनमेंट है। ये हमारा यही एनवायरनमेंट है जो हमारे इस फोल्डर, ये जो पाथ है cd/ds-tools एंड python, उस वही इन्वायरमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोल्डर के नाम भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, एआई डीप लर्निंग बैचेस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ऐसा कुशल, अभी मैं तो इंस्टॉल कर रहा हूँ एक बार, फिर जस्ट डू इट। मैं जस्ट मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के फोल्डर में, राइट। आप चाहो ठीक तो वहां पे जो ठीक। डिफॉल्ट लोकेशन है वहां पे भी काम कर सकते हो, बिल्कुल 100% काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे भी आप काम कर सकते हो, बट व्हाट जनरली आई प्रेफर और आई सजेस्ट कि अगर आप अपना डेटा को सेव रखना चाहते हो और रेगुलरली आप सेविंग लोकेशन पे उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इस पाथ को प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे, अब ये जो एनवायरनमेंट है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस एनवायरनमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पे रनिंग वाला एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, ये क्लस्टर्स वाला एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन करता हूँ, तो मान लो ये हमारे पास बैंक लोड डेटा सेट जेनसेट जनरेटर है, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया, राइट। तो इसको क्लिक करने पे ये यहाँ पे ये पूरा एक कोड यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम गए तो आप देखोगे कि इसमें यहाँ पे ये ग्रीन मार्क दिखाई दे रहा है, मतलब ये रन हो रहा है। और यहाँ पे रनिंग में भी देखोगे तो यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई और फाइल ओपन करना चाहोगे तो वो भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो ई कॉम डेटा सेट जनरेटर है यहाँ पे, इसका ये कोड है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब इस पे भी आपको यहाँ पे ये बैंक लोन के साथ में ये ई कॉम डेटा सेट ओपन होके आ गया है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुआ क्या, ये डेटा सेट ओपन हुआ, इसको हम एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ हाँ, अब देखिए दोनों रन होके आ रहे हैं। और यहाँ पे हम आप देखो दोनों रन होके आ रहे हैं। तो यूजुअली जब आप ये तो हम अपने पर्सनल सिस्टम पे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली जब आप इसको अपने एनवायरनमेंट में एक्सेस करोगे जाके, तो जैसे अगर आप अमेजोन पे एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे अमेजोन के एनवायरनमेंट में सेज मेकर आता है, राइट। या जो भी दूसरे एनवायरनमेंट आप यूज कर रहे हो वहाँ पे यूज करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जितना आप इन प्रोग्राम्स को रन करते हो उतनी इनकी रनिंग कॉस्ट होती है, राइट। जितना आप यहाँ पे प्रोग्राम रन कराओगे, जितनी देर रन कराओगे उतनी देर इनकी रनिंग कॉस्ट लगती रहेगी। सो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि वेन एवर यू आर ओपनिंग एनी प्रोग्राम, एक बार आपका काम खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पे अब ये अगर शेयर्ड सिस्टम होगा, ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मैंने दो ओपन किए वही दो दिखा रहा है। अगर ये शेयर्ड सिस्टम होगा तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको नाम दिखाई देंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम दिखाई देंगे, राइट। तो उसमें से आपका जो अपना प्रोग्राम है वो आपको यहाँ से पहले तो आपको उसको क्लोज करना है। हम यहाँ से लीव करते हैं, हमने इनको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ये अभी भी यहाँ पे रनिंग स्टेज में रहते हैं, ये बंद नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रनिंग पे जाके और उनको यहाँ पे शट डाउन करना होगा, राइट। जब आप यहाँ पे इनको शट डाउन करेंगे इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखोगे अब यहाँ पे ये रनिंग स्टेज पे दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? तो जब भी आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि हम यहाँ पे नया प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सो अगर
पहले हम नया प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई पाइथन 3 हमने न्यू पे क्लिक किया और ये यहाँ पे एनवायरनमेंट हमारे पास ओपन होके आ गया, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके की आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जाओगे, आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल कोलैब। ये गूगल कोलैब पे आप जाओगे और यहाँ पे आप ओपन करोगे। सो आप यहाँ पे भी अपने जो प्रोग्राम है उनको यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नई नोटबुक यहाँ पे ओपन करोगे और नोटबुक ओपन करने पे आप देखोगे कि बिल्कुल लगभग वैसा ही इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे भी ये ऑनलाइन इन्वायरमेंट में हमें हमें मिल गया। ठीक है, तो आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है और आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो वो तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे अभी हम जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में अगर इस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो पाइथन में आप यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है, यहाँ पे आप इसको जो भी यहाँ पे बना रहे हो उसको मल्टीपल अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लेट्स से पहला हम इसने छोटा सा यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट में यहाँ पे हमने दिया हेलो हेलो पाइथन और यहाँ पे हमने दिया var1। अभी इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि ये सब क्या है। var2 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे हमने प्रिंट किया var1 प्लस var2। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे हमने दिया बैच प्रोग्राम। ओके, बैच अंडरस्कोर प्रोग्राम। ओके, और हमने यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे होम पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो बैच प्रोग्राम करके यहाँ पे आ गया, ये अभी रनिंग में है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कराए तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब मान लो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर आपको इसको ओपन करना है, आपको ये यहाँ पे फाइल है, ये हमारी बैच PRG, ये यहाँ पे फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको आपको ओपन करना है तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक के अगर आप ओपन करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, जो जो हमने दिया था वही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो यहाँ पे सेव हुआ है ये IPYNB फॉर्म में सेव हुआ है। तो दैट इज आई पाइथन नोटबुक फॉर्म, राइट। सो आई पाइथन नोटबुक फॉर्म है ये आपका इन्वायरमेंट जनरल, आप इसको डबल क्लिक करके फाइल ओपन नहीं कर सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर मैं आपको नोट्स के फॉर्म में कोई फाइल भेजता हूं तो आपको क्या करना है, आप उसको जस्ट कॉपी करके अपनी लोकेशन पे पेस्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन पे पेस्ट कर दिया, लोकेशन पे पेस्ट करने के बाद आपको एनाकोंडा पे जाना है और एनाकोंडा ओपन करके ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको इन प्रोग्राम की लिस्ट दिखाई देगी। अब इसमें आपको जाके अपने प्रोग्राम को ओपन करना है। डायरेक्ट आप डबल क्लिक करके प्रोग्राम को ओपन कर नहीं करोगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे अब मान लो आपने यहाँ पे कोड लिख लिया, अब इस कोड को आपको किसी को देना है। तो अगर आप नोटबुक फॉर्म में दे रहे हो तो वो तभी ओपन कर पाएगा जब उसने एनाकोंडा इंस्टॉल किया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो ऐसे बिना उसके भी ओपन करे तो आप यहाँ पे डाउनलोड एज और यहाँ पे पाइथन का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये डेटा फाइल यहाँ पे फाइल ओपन होके आई, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि ये यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगी। ये नॉर्मल पाइथन फॉर्म है जो कि आप बिना बिना नोटपैड के, बिना एनाकोंडा के ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हाउ यू विल सेव योर प्रोग्राम। और यहाँ पे मैंने आपको एक बताया चीज कि मेरे को ये बताओ, गूगल को लैब में भी मतलब जो है वो खुल जाएगा, मतलब IPYNB वाला फाइल खुल जाएगा ना गूगल को हाँ लैब हाँ में?
हाँ बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से खुल जाएगा। सो मैं आपको दूसरा कोलैब यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे दूसरी आईडी के साथ में है कोलैब, गूगल कोलैब। सो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी फाइल्स मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, जो जो भी मैं फाइल आपको यहाँ पे दूंगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड नोटबुक करोगे, या अपनी सिस्टम पे ब्राउज करो, सिस्टम पे ब्राउज करके देखो कि आपकी फाइल कहाँ पे है। पहले डीएस टूल्स है और पाइथन, और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। तो यहाँ पे जैसे पाइथन इंट्रो यहाँ पे है, राइट। ये मैं ओपन करी और यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे अपलोड होगी इस एनवायरनमेंट में, राइट। अब जैसे ये अपलोड होगी तो आप यहाँ पे आप देखो ये प्रोग्राम यहाँ पे पूरा ओपन होके आ गया। आप इसको एज इट इज रन करा सकते हो, जैसे वहां पे रन कराओगे वैसे यहाँ पे एज इट इज रन करा सकते हो। अब ये जो यहाँ पे आपने डाल दी है, या गूगल कोलैब पे आप अपनी जो फाइल यहाँ पे सेव करोगे उसको आप देख सकते हो अपने गूगल ड्राइव पे। तो गूगल ड्राइव पे जाओगे, यहाँ पे गूगल ड्राइव में जब आप कोलैब को एक बार खोल लोगे और एक प्रोग्राम बनाओगे, तो अपने आप से ये कोलैब नोटबुक करके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने इस वाले एनवायरनमेंट में पहली बार यहाँ पे ओपन किया है, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, ये इस प्रोग्राम को बना के मैं सेव करता हूँ, राइट। ये यहाँ पे पहली बार इस ईमेल आईडी के साथ में पहली बार ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, राइट। सेव करके मैंने इसको रन करा दिया। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको देखना है, राइट, तो मैं यहाँ पे इसमें अपनी गूगल ड्राइव पे जाऊंगा। गूगल ड्राइव पे देखो, यहाँ पे कोलैब नोटबुक मेरी ओपन होके आ गई। यहाँ पे बन के ये अलग से बन के आ गया, पहले नहीं था, ये अलग से बन के आ गया। जो हम अपनी तरफ से फोल्डर क्रिएट करते हैं वो ये फोल्डर होते हैं जो ब्लैक ब्लैक में आ रहे होते हैं। जो सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे कोलैब नोटबुक पे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट अनटाइटल 0 करके यहाँ पे ये हमारी ओपन होके आ रही है। हमने यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया था, इसलिए अनटाइटल 0 आ रहा है, और आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। कोलैब में आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको बस अपलोड करना पड़ेगा, अपना अपना जो आईपाइथन नोटबुक है उसको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पे हम बैच बैच प्रोग्राम, हाँ। सो इतना समझ में आ गया, दोनों में वर्किंग सेम है, कमांड सेम है, एग्जीक्यूशन सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस ये है कि ये आपका जुपिटर का एनवायरनमेंट है और ये गूगल का जुपिटर का एनवायरनमेंट है, राइट। इसी तरीके से आप अगर अमेजोन पे काम करोगे तो वहाँ पे सेज मेकर में आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो सेज मेकर का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली यही जुपिटर का ही एनवायरनमेंट है, बिल्कुल वैसे ऐसे ही दिखाई देगा। कौशल, एक चीज है, अगर हम एनाकोंडा में जुपिटर यूज करते हैं तो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली उसमें शायद हमें उसकी पाइथन की लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो पीआईपी इंस्टॉल करके और वो सब। तो वैसे भी कोई लाइब्रेरी हमें नहीं, इंस्टॉल आपको करनी? आपको बहुत ज्यादा पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। ओके। ज्यादातर चीजें तो पाइथन में इनबिल्ट होती है। जब आप numpy pandas में जाओगे या विजुअलाइजेशन करोगे तब आपको वहां पे लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। मोस्टली जो चीजें होती हैं, जो कोर पाइथन है वो तो पूरा बिना लाइब्रेरी के ही काम कर जाएगा, ओके। ठीक है। एनी अदर डाउट? नो, नथिंग फ्रॉम माय ओके। सो यहाँ पे अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये तो बेसिक चीज है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। सो पहले इस एनवायरनमेंट में एक एक चीज और, कि ये एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे आप एक साथ इसी एनवायरनमेंट में HTML कोड भी डाल सकते हो और इसी एनवायरनमेंट में आप पाइथन कोड भी लिख सकते हो। सो अगर आपको अपने यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, सपोज बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको HTML का कोड डालना है और यहाँ पे अपनी कुछ फॉर्मेटिंग डालनी है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन डालना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं आपको एक दो फाइल दिखाता हूँ जो मैंने आप लोगों के नोट्स के लिए क्रिएट की हुई है। यहाँ पे जो सबसे पहली फाइल आती है वो पाइथन बेसिक्स ये है। मैं ये 1 बाय 1 शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे ये देखो ये वाली कोड की स्क्रीन है, राइट। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब HTML में है। तो हम यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, ये सब लिंक HTML के लिंक पड़े हुए हैं,
ठीक है, ये वाली आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो HTML के टैग पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देखो तो यहाँ पे भी देखोगे कि आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इन्वायरमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसी सेक्शन में हम नेविगेट करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पाइथन कीवर्ड्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आगे हमने पाइथन इंडेंटेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आगे, तो इसी पूरे एनवायरनमेंट में हम यहाँ पे इसके थ्रू जंप करके जा सकते हैं। तो HTML अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप आराम से इन सारी चीजों को समझ जाओगे कि हम यहाँ पे ये क्या चीज है। आई गेस HTML तो सबने पढ़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वी आर फाइन विद HTML। हाँ, सो ये वही इन्वायरमेंट है। तो मैं जस्ट एक बताना मेरा फर्ज है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी मैं अपनी नोट्स के फॉर्म में डालूंगा तो वो HTML के फॉर्म में ही डालूंगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास आता है, तो अब HTML में जाने के लिए हमें करना क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अभी कोड दिखाई दे रहा है। तो जब कोड है, जहाँ जब जिस भी सेल पे ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इसको हम सेल बोलते हैं, राइट। जिस भी सेल पे आपको यहाँ पे कोड लिखा दिखाई देगा, मतलब आप वहाँ पे पाइथन कोड लिख सकते हो। अगर आपको उसको HTML कोड के लिए कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आप देखो आगे से जो इन आ रहा था वो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेट्स से HTML है तो हम यहाँ पे H4 और वेरिएबल्स। ठीक है, सो variable, everybody knows variable is a container used to store a data। ठीक है, अब पाइथन में क्या होता है, जैसे बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में आप जब डेटा को स्टोर करोगे तो पहले आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में आपको नो नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप। आपको डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें हमें डेटा का पता कैसे लगेगा। तो डेटा टाइप हमें हम जब यहाँ पे डालेंगे तो पहले हम डायरेक्टली डेटा डेटा हम डालेंगे। जैसे ही डायरेक्टली हम यहाँ पे डेटा को पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंटेनर उसी टाइप का वो डिजाइन कर लेगा, राइट। सो यहाँ सपोज यहाँ पे हमने डाला where इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हम अगर प्रिंट करते हैं तो अब यहाँ पे 20 आएगा, where 120 आएगा। और अगर हम यहाँ पे हमें डेटा का टाइप चेक करना है तो हम यहाँ पे टाइप स्टेटमेंट को, टाइप फंक्शन को यूज करेंगे। ये हमें बताएगा कि हमारे इस वेरिएबल का टाइप क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप अपनी तरफ से तो स्पेसिफाई कर नहीं रहे हैं। तो अब इसने कौन सा साइज यहाँ पे लिया है, ये कौन सा टाइप यहाँ पे लिया है, ये स्पेसिफाई करना है। तो हम यहाँ पे टाइप फंक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 एंड क्लास INT ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे where 1 में ही हमने यहाँ पे डाला पाइथन। सो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट where 1, यही यही वाला उठा लेते हैं, यही टाइप कर लेते हैं, टाइप करने की जरूरत नहीं है। यही हमने उठाया और यही आपने डाला। अब यही वेरिएबल का टाइप आप देख रहे हो, यहाँ पे इसी वेरिएबल का टाइप अब str दिखा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला where 1 इज इक्वल टू, हमने दिया 45 पॉइंट दिस, और यहाँ पे हमने इसका टाइप चेक किया तो अभी उसी वेरिएबल का टाइप फ्लोट आ रहा है। तो आप देख रहे हो हर बार मैं where 1 ही यूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं चेंज उसमें वैल्यू चेंज करता हूँ, वैल्यू का टाइप चेंज करता हूँ, वो अपने आप उसका टाइप यहाँ पे बता देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ देर आर फ्यू रूल्स फ्यू रूल्स टू स्पेसिफाई द वेरिएबल। सो वो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स टू स्पेसिफाई द वेरिएबल। सो रूल्स में सबसे पहला रूल आता है कि वी आर टैग से लगा लेते हैं। सो नंबर 1 कि वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। नंबर 1 इज स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 to 9 एंड देन अंडरस्कोर।
ये सारी चीजें आप यहाँ पे वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हो। तो स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर के अलावा हम और कुछ भी नहीं डाल सकते, राइट। दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ 0 to 9। मतलब आपका जो वेरिएबल नेम है वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाकी आप कैरेक्टर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि नंबर 3, keywords cannot be used as variable name। ओके, सो ये 3 बेसिक रूल हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं जब भी आप वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करेंगे। अभी यहाँ पे आप हाँ, यहाँ पे आप एक और चीज कि यहाँ पे जैसे हम सेल यहाँ पे डालते हैं तो नई सेल ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे या तो हम यहाँ पे प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, अगर हमें इसके नीचे नई सेल ऐड करनी है तो हम बी प्रेस करेंगे, तो बी मीन्स बिलो, हम बी प्रेस करेंगे तो नीचे ऐड होती जाएगी। अगर ऊपर हमें नई रो ऐड करनी है, नई सेल ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर ऐड होती जाएगी, राइट। तो ये चीज आप अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो शॉर्टकट की के रूप में, तो आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न आ रहा है, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज। तो कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? कीवर्ड्स, एवरीबॉडी नोज दैट कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स जिनकी हमारी कंपाइलर के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप यहाँ पे हम देख सकते हो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे हमने डाला, और यहाँ पे प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट यहाँ पे आप डालोगे, तो यहाँ पे इसने कीवर्ड की लिस्ट दिखा दी कि ये सारे कीवर्ड्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आप इनमें कीवर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर आप यूज कर लेते हो तो सिस्टम अलाउ कर देता है, और आप फिर आगे फिर कंपाइलर में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे पाइथन आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ कोई भी, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिया, तो आप यहाँ पे देखो जैसे वाइल टाइप किया, कोई भी कीवर्ड आया अपने आप वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, राइट। और यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 10 कर दिया, तो इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये बोल देगा इनवैलिड सिंटैक्स। यहीं पे हम इसकी जगह पे अगर हम कोई नॉर्मल वेरिएबल दे देते हैं, var1 हमने दे दिया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, देखो, ठीक है। तो जैसे ही ये कीवर्ड यहाँ पे देखेगा, ये उसको मना कर देगा कि नहीं, आप इस पे असाइन नहीं कर सकते, राइट। देन आपका जो दूसरा है कि आप यहाँ पे जैसे 9 की 9 where, ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे असाइन करना चाहो तो भी यहाँ पे ये आपको असाइन नहीं करने देगा, ये बोल देगा इनवैलिड, राइट। where 9 करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे सपोर्ट होगा। सो आप यहाँ पे बस ये वाले करेक्टर यूज कर सकते हो। आप किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, और कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? यस। ओके, ग्रेट। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कि जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, तो डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो H4, मैं ये फाइल आपके साथ में शेयर कर दूंगा जो भी बना रहा हूँ, अलॉन्ग विद द रेडीमेड नोट्स, मैं दोनों शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, तो आप इसको रिफर कर सकते हो। सो डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप होता है, कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, इसको हम INT से डिनोट करते हैं। दूसरा डेटा टाइप होता है हमारे पास स्ट्रिंग, इसको हम STR से डिनोट करते हैं। तीसरा डेटा टाइप होता है हमारे पास फ्लोट, इसको हम फ्लोट से ही स्पेसिफाई करते हैं। एंड नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास होता है बूलियन, जिसको हम बूल से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट डेटा टाइप होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये 5 हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप होते हैं जिसके जो हम पाइथन में यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जैसे 2-3 तो हमने यहाँ पे देखे ही।
अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लोट भी देख लिया हमने। फिर बूलियन होता है हमारे पास। सो बूलियन में जैसे जब भी हमें ट्रू या फॉल्स असाइन करना होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया where 1 इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ट्रू और फॉल्स कैसे लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रू का टी कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल, या फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स का एफ कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप जो भी केसेस यूज कर रहे हो वो प्रॉपर हैं या नहीं है। राइट, सो यहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे। अगर आपने कुछ भी चेंज करते हो, जैसे हमने पूरा स्मॉल में कर दिया तो ये देखो आप ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ। पूरा हमने कैपिटल कर दिया तो भी ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे ये असाइन किया, और यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट var1 कॉमा टाइप ऑफ var1, आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है, और यहाँ पे इसकी क्लास है बूलियन। ओके, इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो 8+4j करके इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको अगर आप एग्जीक्यूट करा के देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका टाइप कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। जनरली हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को हम यूज कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है कि आप इनको चाहो तो इसके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अब कभी कभी क्या होता है कि लेट सपोज आप डेटा कहीं बाहर से लेके आए, किसी दूसरे फाइल से डेटा लेके आए, और जब पाइथन में आप उस डेटा को लेके आ रहे हो, सो वो डेटा प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हुआ। तो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं फिर उसको अपने रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास var1 है, और var1 में हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 56, राइट। अब अगर आप यहाँ पे 56 को प्रिंट कराते हो तो क्या होगा? प्रिंट तो नॉर्मली हो रहा है, यहाँ पे जैसे एक नंबर प्रिंट होता है वैसे ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका टाइप स्ट्रिंग है। यू मे से कि नो वरीज, टाइप स्ट्रिंग है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे, सो सपोज var1 into 5 हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आपका सही आ रहा है, आउटपुट आपका सही आ रहा है। आर यू ऑल अवेलेबल? नहीं, ये सही नहीं है। ये रॉन्ग आ रहा है ना। यस, सो ये रॉन्ग आ रहा है। हमारा आउटपुट आना क्या चाहिए? एक्चुअली 56 इंटू 5 हमें आना चाहिए। 56 इंटू 5, ये हमें 280 आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे आउटपुट हमारा सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं सही आ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पे आप ऑपरेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये आउटपुट गड़बड़ आ रहा है। तो अब हम आउटपुट सही आए इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो एक वेरिएबल से, तो यहाँ पे यूज करेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? कन्वर्टिंग वन वैल्यू फ्रॉम वन वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपली करना क्या है, अब हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सपोज var2 लिया, और हमने यहाँ पे दिया इंटीजर var1। अब आप यहाँ पे अगर var2 इंटू 5 करते हो, var2 इंटू 5 यहाँ पे आप करोगे, तो आप देखोगे कि इसने अच्छा वैर दे दिया यहाँ पे, var2 इंटू 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू हमें दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रॉन्ग डेटा टाइप वैल्यू को एक करेक्ट डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, सो अब इसके अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू तो कन्वर्ट कर ली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर सपोज यहाँ पे var1 की वैल्यू है xyz, यहाँ पे var1 की वैल्यू है, अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओ, नहीं कर सकते। राइट, यहाँ पे आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हो जो एक्चुअली कन्वर्टेबल है।
तो यहाँ पे var2 इज इक्वल टू, अगर हम इंटीजर ऑफ var1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये हमें एरर दे देगा कि भाई इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं है कोई, राइट। अगर आप सी प्लस प्लस पे जावा में भी जाते हैं तो वहाँ पे आस्काई वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। पाइथन में ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा बवाल नहीं है। आप इसको बहुत आराम से बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। तो पाइथन, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पहले की हुई तो पाइथन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और आप बहुत आसानी से इसमें सारी चीजें कर सकते हो। और कंपैरेटिवली पाइथन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपने लॉजिक पे ज्यादा फोकस करो रादर देन फोकसिंग टू मच ऑन योर सिंटैक्टिकल पार्ट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेलिटीज बहुत कम है, कोई मेन फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जैसे सी प्लस प्लस में, जावा में मेन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, तो जावा में तो और भी खतरनाक होता है। मेन फंक्शन ही नाम से बनता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसी में 3 इंटरव्यू क्वेश्चन वहीं पे बन जाते हैं। यहाँ पे पाइथन में ऐसा कुछ भी बवाल नहीं है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पे, अब लेट सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की var1 इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे 10 असाइन किया। अब इस 10 को हम अगर लेट सपोज var2 हम यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने फ्लोट में दिया फ्लोट var1, राइट। और इसी को हम बूलियन में कन्वर्ट करते, तो var3 इज इक्वल टू बूल var1, राइट। इतना हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। और अभी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट var2 var3 टाइप ऑफ var2 एंड टाइप ऑफ var3, ठीक है। हम इसको हम आगे ले जाते हैं, इसको हम यहाँ से आगे ले जाते हैं, इसको हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रन कराते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे अभी इसको अभी प्रिंट कराते हैं, पहले हम var1 को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट var1। और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया, तो यहाँ पे देखो जब ये इंटीजर है तो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। जब हमने इसको फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया तो 10.0 करके प्रिंट हो रहा है। और जब हमने इसको यहाँ पे बूलियन में कन्वर्ट किया तो बूलियन में कन्वर्ट होने पे ट्रू आ गया, राइट। सो बूलियन में क्या होता है कि एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी कन्वर्टेड टू ट्रू। ओके, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये जो वैल्यू है वो आपकी जीरो वैल्यू आ गई, सपोज var1 की वैल्यू जीरो है, और आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो var3 इज इक्वल टू बूलियन ऑफ var1, तो ये जो आप यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराओगे var3, तो ये यहाँ पे जीरो, ये फॉल्स हो जाएगी, राइट। अगर जीरो है तो ये फॉल्स हो जाएगी। अगर ये नॉन जीरो है, लेट सपोज -7 हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे ट्रू ही होगी। एनी नॉन जीरो वैल्यू एंटर्ड हियर विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू ओवर हियर। इज दिस क्लियर? यप यप। इज दिस क्लियर? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ या बहुत स्लो तो नहीं चल रहा हूँ? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। नहीं क्लियर है। फास्ट और स्लो तो नहीं चल रहा हूँ मैं? नहीं ठीक है, अभी ठीक है। Okay, so this is about the typecasting, converting values from one data type to other data type। तो ये हमारे पास 4 डेटा टाइप थे जिसको हम बोलते हैं कि जो सिस्टम डिफाइंड या कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरे डेटा टाइप आते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे H4 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर द वन which are used for which are composed composed of with system defined data types and also the user defined data, UDF, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप इनको नीड के अकॉर्डिंग अपना यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली 4 डेटा टाइप होते हैं। इसमें पहला आता है हमारा लिस्ट, राइट। दूसरा होता है हमारे पास br,
दूसरा होता है हमारे पास टपल, तीसरा होता है हमारे पास इसमें आता है सेट, चौथा होता है हमारे पास लिस्ट। ओके, तो अब इनमें से आज पहला डेटा टाइप हम देखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम पहला डेटा टाइप देखते हैं। सो लिस्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। सो नंबर 1, लिस्ट डेटा टाइप। अभी लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, अगर हम इसकी खूबियों की यहाँ पे हम बात करें तो उसको हम यहाँ पे पहले br कॉपी कर ही लेते हैं। ओके, सो ये वाला पार्ट मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। ओके, सो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज एन ordered collection of the elements। ओके, दूसरा, तो ये दिस इज द वन। जब ये ऑर्डर कलेक्शन है तो ऑर्डर कलेक्शन में इंडेक्सिंग इज सपोर्टेड, ऑर्डर कलेक्शन है तो इंडेक्सिंग सपोर्ट करेगी। तीसरा है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ओके, चौथा है कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हमने क्रिएट किया है, वंस क्रिएटेड एनी टाइम इट कैन बी चेंज्ड। आपने क्रिएट किया है तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन फिफ्थ वन इज मल्टीपल डेटा टाइप्स आर अलाउड। तो एक ही लिस्ट में आप नंबर, स्ट्रिंग और फ्लोट और बूलियन और लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी फीचर्स और हैं लिस्ट के, सॉरी, फीचर्स हैं लिस्ट के, फीचर्स हैं लिस्ट के। हाँ, ये फीचर्स है, अभी इनको इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या 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 होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय करली, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। सो हम इसको देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करते हैं तो लिस्ट के लिए हमने एक वेरिएबल लिया, लिस्ट अंडरस्कोर वर, लिस्ट वर हमने यहाँ पे लिया, और अब इसको हम डिफाइन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, और इसके अंदर हमने दिया 45, 89, 32, 55, और यहाँ पे हम दे देते हैं ABC, और यहाँ पे हमने दे दिया 47.34, राइट। और अब हम यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर वर, और साथ में यहाँ पे हम लगाते हैं टाइप ऑफ द लिस्ट, टाइप ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वर। ओके, सो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे प्रिंट के साथ में देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये हमारी लिस्ट है और ये इसका टाइप है, इसका टाइप है लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मल्टीपल डेटा टाइप्स भी हमने देख लिया, और डुप्लीकेट अभी नहीं देखा, डुप्लीकेट अभी हम वैल्यू कोई डाल के देख लेंगे। ये डिनोटेड बाय वाला टाइप भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिस ऑर्डर में भी क्रिएट किया है। और चूंकि ये ऑर्डर कलेक्शन है इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग सपोर्ट है। इंडेक्सिंग सपोर्ट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आपको लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंडेक्स सबको एक बाय डिफॉल्ट असाइन होता है। सो यहाँ पे ये इंडेक्स है 0 इंडेक्स, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर आप हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर वेर, लिस्ट अंडरस्कोर वेर, तो यहाँ से तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे हम लिस्ट अंडरस्कोर वेर ऑफ 1 देते हैं, लेट्स सपोज 0 देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छा, एक ब्रैकेट और क्लोज करना होगा मुझे। हाँ, सो यहाँ पे हमने रन कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, तो 0 पे हमारा ये पहला एलिमेंट है। ऐसे ही आप यहाँ पे
अगर और एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज हमें सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, हमारी थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, हमारी फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये हम एक्सेस करना चाहते हैं। सो हम यहाँ पे इस इंडेक्स डाल के यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। सो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पे हम इंडेक्स डालें तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है। सो हमेशा जो भी उसकी अकरेंस है उससे एक कम इंडेक्स वैल्यू होगी। सो जैसे यहाँ पे दिस अकरेंस इज द फिफ्थ अकरेंस इन द लिस्ट, सो इसका इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। अगर हम यहाँ पे 4 डालेंगे तो हमें यहाँ पे एबीसी ये दे जाएगा। सो इंडेक्स का अकरेंस हमेशा एक्चुअल अकरेंस से एक माइनस में रहता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yep. Okay. And in the same way, there is कितने टाइम तक मुझे अभी तो कितने टाइम तक ये 3 मिनट बोला हुआ, 3 मिनट ऐसे चलेगा। आज काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे उधर जाना है ना, वो वाली क्लास में होगा, नई क्लास में होगा। ओके, सो यहाँ पे हाँ, सो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं, राइट। दूसरा है हमारे पास ये डेटा टाइप म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि अगर हम कोई भी टाइप चेंज करना चाहते हैं, सपोज लिस्ट अंडरस्कोर वैर और 4 पे हम एबीसी की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू हमने एक्स वाई जी असाइन कर दिया। और अभी हम यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो लिस्ट अंडरस्कोर वैर, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स एबीसी एक्स वाई जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप कहीं भी कभी भी कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल डेटा तो इस तरीके से आप ये मेन फीचर्स होते हैं मतलब जो मैंने अभी ये लिस्ट के बारे में म्यूटेबल का बताया। फीचर है, म्यूटेबल का फीचर है ये जो अभी करा है। हाँ, ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल का फीचर है। कि आप म्यूटेबल मीन्स एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप चेंज कर सकते हो। अभी म्यूटेबल में और भी सारी चीजें आएंगी कि जैसे हम इसमें अपेंड कर सकते हैं, इसमें हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये बेसिक फीचर्स हैं जो लिस्ट अलाउ करता है, ठीक है। यही चीज अगर हम टपल में देखते हैं तो टपल में यहाँ पे हम ले लेते हैं टपल। सो टपल में क्या हो जाता है, टपल ऑर्डर्ड कलेक्शन है, इंडेक्सिंग सपोर्टेड है, डुप्लीकेट्स अलाउड है। केवल क्या हो जाता है, ये इम्यूटेबल है। एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। और मल्टीपल डेटा टाइप्स अलाउड है, और ये आप इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस से यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये टपल होता है। तो टपल में बहुत लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार क्रिएट कर दिया तो ना आप चेंज कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दैट दैट इज द रीजन हम यहाँ पे मोस्टली जो यूज होता है लिस्ट तो सबसे ज्यादा यूज होता ही होता है। बाकी जो डेटा टाइप है वो कंपैरेटिवली नीड के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। So we'll connect on next class further, and I'll let you know about the further classes. Okay? ठीक है। टाइमिंग कल का किसी 10 को से कोई 1 ही डाउट तो नहीं है रहेगा। इसमें? सॉरी। टाइमिंग कल का 10 से 1 ही रहेगा। हाँ, कल 10 से 1 कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं बता दूंगा, मैंने सर को भी बोल दिया था। और आज की जो क्लास थी एक्चुअली सुबह मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी तो वहाँ पे मैं इंगेज था, तो इसलिए मैं नहीं ले पाया। अभी शाम को मेरी लगभग 6 बजे से दूसरी क्लास है ग्रेट लर्निंग के साथ में। तो इस वजह से हम जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं बिकॉज आई हैव टू रीच बैक टू माई प्लेस।